बच्चों ये 9th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट लेसन है। और जैसा कि आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। बच्चों ये जो लेसन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और जो अगर आप इस लेसन को अच्छे से समझ लेते हैं तो भविष्य में यानी आपके लाइफ टाइम इसकी बहुत आवश्यकता है। यानी बच्चों जो भारत है इंडिया, इसका जो चैप्टर का नाम है आकार और स्थिति यानी साइज एंड लोकेशन, यानी जो हमारा भारत है उसकी साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ना और किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो पूरे विश्व के यानी वर्ल्ड के मैप में। यानी जो ये ग्लोब दिख रहा है आपको ये हमारे पृथ्वी का है, यानी ये पृथ्वी को पूरा इंडिकेट किया गया है, पूरे विश्व को इंडिकेट किया गया है, लोकेट किया गया है। जो नीचे लिखा है भारत और विश्व, तो इसमें हम अपने भारत की लोकेशन को सर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो बच्चों जो अगर ये जो चैप्टर है हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि हम जो भारत देश में रहते हैं तो जब जिस देश में रहते हैं तो उसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे भारत का जो फिजिकल मैप है, जो उसका पॉलिटिकल मैप है वो कैसा है, कितने विश्व में उसका क्या स्थान है, विश्व के पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। तो अब देखिए जो मैं बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें जब मैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और कर्क रेखा, मकर रेखा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल जब ये मैं पढ़ाऊंगी ना तो फिर आपको बाद में अगर नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट होकर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो जो बच्चों ये देखिए चैप्टर में जो शुरू हो रहा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी जो हमारा भारत है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। बच्चों जो सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह का आप नाम सुने होंगे, वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और वो भी नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के तट पे बसी हुई सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सभ्यता थी वो अधिकतर सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी। वो फैली तो बहुत दूर दूर तक, लेकिन जो उसका एक वो था मतलब जो जहाँ बसी हुई थी वो एक जगह मतलब सबसे ज़्यादा उसको जो पाया गया था वो सिंधु नदी के तट पे पाया गया था। बच्चों इसमें दे रखा है कि भारत अब बहुत तेज़ी से अपने मतलब सर्वांगीण विकास कर रहा है, यानी कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में बहुत तेज़ी से विकास किया है इस समय, अब के कुछ सालों में, ठीक है। स्थिति यानी लोकेशन देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों जो हमारा भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहले आप देखिए ये जो विश्व का मैप दिख रहा है आपको, यानी ये हमारी पृथ्वी है। ये जो आपको ये सामने जो मैप दिख रहा होगा ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी आप लोगों ने सौर मंडल के बारे में पढ़ा होगा, जो सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों के साथ साथ यानी कुल मिला के 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह पे जीवन नहीं है। जीवन कहाँ पाया जाता है, यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यानी जीवन जीने के लिए जो पानी और वायु जो सबसे आवश्यक है, यानी अगर पानी और वायु नहीं रहेगी तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। भले और चीज़ें बाद में रहे, सोना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ें तो बाद में है, लेकिन अगर पानी और वायु नहीं रही तो फिर आपका जीवन संभव नहीं है। तो जब पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, वहाँ पे लोगों ने बसना शुरू, मतलब जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो बच्चों ये पृथ्वी का मैप है और ये जो आपको सारे इसमें महाद्वीप दिख रहे होंगे, देखिए इसमें एक है एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व के मैप पे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप आता है, 3rd नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, 4th नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद ये आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर उसके बाद यूरोप महाद्वीप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कुल 7 महाद्वीप हैं आपके पृथ्वी पर। और बच्चों ये जो पूरा ये आपको दिख रहा है ना मैप में, ये सारे ये जो जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं ना ये सब एक जगह थे। यानी जो ये टूट टूट के यहाँ ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये सारे इंक्लूड थे यानी एक जगह थे। लेकिन ये अलग कैसे हो गए, यानी इतने 7 महाद्वीप कैसे बन गए, सब एक जगह थे, जुड़े हुए थे आपस में, तो 7 महाद्वीप कैसे बन गए। बच्चों इसका जो पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल आपने सुना होगा, बलन भ्रंसन का नाम सुना होगा। तो पृथ्वी में जो ये प्लेटें हैं ना, ये प्लेट होती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी जब उसमें हलचल होती है तो जैसे भूकंप आ जाता है, प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे से नज़दीक आती हैं। तो ये ना जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हुआ, ये दूर होने लगी, यानी भूकंप आया बहुत तेज़ी से, मतलब तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से अलग हट गई। जैसे आप देखिए ना, ये दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे,
ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम जोड़ दें तो बिल्कुल फिट बैठेगा। ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ से टूट के भारत के पास से टूट के अलग हुआ। तो ऐसे ये सब इंक्लूड थे, एक साथ जुड़े हुए थे, फिर ये अलग हो गए। और बच्चों अगर आप देखिए, ये चूँकि ये पेज पे जब भी आप कोई बॉल लेते हैं या फिर कोई गेंद या फिर कोई ऐसी गोल चीज़ लेते हैं, अगर आप उसको ऐसे एक तरफ रखेंगे या दीवार पर रखेंगे तो उसका एक ही हिस्सा देख पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी ये जो पृथ्वी है ना, इसका ये जो विश्व है एक ही हिस्सा क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पेज पे, और कभी भी आप सामने से देखेंगे तो आपको एक ही हिस्सा दिखेगा। तो ये कॉपी पे दिख रहा है, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये दोनों जाके मतलब पीछे से एक जगह मिलता है। यानी ये जो आपको ये ग्लोब दिख रहा है, ये एक जगह जुड़ते हैं। ये इधर देखिए, अभी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये बड़ा कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा है 180 पूर्वी देशांतर, यानी ये इधर भी 180 लिखा है और इधर भी देखिए, यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ भी 180 पूर्व और इधर भी लिखा है 180 पूर्व। यानी जब दोनों एक जगह मिलेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों एक जगह जुड़ते हैं। लेकिन चूंकि इसको कॉपी पे दिखाना पड़ रहा है, इसलिए आप इसका एक हिस्सा देख पा रहे हैं। यानी जो इधर प्रशांत महासागर लिखा, इधर प्रशांत, ये दोनों एक ही हैं। आपको दो लिखा दिख रहा है ना, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। और जब इनको हम जोड़ेंगे पीछे से, जैसे कोई कागज़ लिए, आपने कागज़ ले करके उसको फोल्ड करेंगे तो वो पीछे से जुड़ जाएगा। तो वही ये दोनों प्रशांत महासागर, ये भले दो लिखा हुआ लेकिन है एक ही, यानी एक प्रशांत महासागर है। और ये पूरे जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो ये दोनों एक जगह जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे कि महाद्वीप और ये जो विश्व ग्लोब है ये एक जगह से जुड़ता है। अब देखिए इसमें क्या देखा रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये देखिए यहाँ से आप देखिए क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ये बीच से आपको एक रेखा जाती दिख रही होगी, ये देखिए, ये मैं खींच रही हूँ और यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा, ठीक है, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। यानी उत्तर और दक्षिणी भाग में, दो भागों में, देख रही ना आप लोग, थोड़ा सा सीधे नहीं गई है लेकिन इतना तो समझ जाएंगे। यानी जो ये इक्वेटर रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री मिनट, इसको ये भी कह सकते हैं, ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर दे रही है। देख रहे हो ना, दो भागों में डिवाइड हो गया भारत। एक हो गया नॉर्दर्न पार्ट और एक हो गया सदर्न पार्ट, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, या फिर इसे आप कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत देखिए बच्चों, आप देखिए भारत कौन से गोलार्ध में, यानी कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। कैसे, आप देखिए जो ये रेखा गई है ना, इसके ऊपर भारत, यानी जो इस रेखा के उत्तर में रहेंगे यानी ऊपर की तरफ रहेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले महाद्वीप है, और जो इस रेखा के नीचे रहेंगे वो सदर्न हेमिस्फीयर वाले देश होंगे। तो देखिए जैसे उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप महाद्वीप हुआ, और एशिया महाद्वीप तो कुछ कुछ नीचे ये जो पिंक पिंक आ रहा है, ये सारे एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो भारत लेकिन टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है। यानी उत्तरी गोलार्ध को ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पढ़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये इसी को कह रहा है कि जो भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से आपको दिख भी रहा होगा मैप में कि टोटली ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, वो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। भारत को कह रही हूँ, सॉरी, विश्व को दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश, और ये पूरे विश्व को दो भागों में, यानी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पृथ्वी पे ऐसे रेखाएं क्यों हैं। बच्चों ये इसलिए रेखाएं खींची गई हैं, ये एक्चुअल में हमारे पृथ्वी पे ये रेखाएं हैं नहीं, यानी ये लाइंस ऐसे नहीं खींची गई, लेकिन देशों की स्थिति को जानने के लिए। यानी बच्चों जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो लिखा है 15 डिग्री उत्तर, यानी उत्तर, जैसे कि 0 के आप ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले उसमें चले जाएंगे हम क्षेत्र में, और जैसे नीचे आएंगे उत्तरी जो इसके 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो हम दक्षिण की तरफ, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने लगेंगे। यानी 0 से जब भी आप ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, 0 से नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दिख रहा होगा 0 डिग्री,
ये 0 डिग्री के ऊपर भारत है। येलो कलर में ये भारत का मैप है एशिया महाद्वीप में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे ना, तो बच्चों ये हमें इसलिए ये इंडिकेट करता है, ये रेखाएं इसलिए खींची गई हैं कि इससे हम देशों की लोकेशन को देखते हैं कि कौन सा देश किस देशांतर किस अक्षांश के बीच स्थित है। बच्चों ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, फिर 30 है, फिर 45 डिग्री मिनट, 60 डिग्री मिनट, 75 डिग्री मिनट, ऐसे 90 डिग्री मिनट तक है। ऊपर 90 डिग्री मिनट होता है, नीचे डिग्री मिनट होता है 90 डिग्री मिनट। यानी ये जो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 तक की आपको टाइम ये डिग्री मिनट मिलेगा, और फिर 0 से दक्षिण की तरफ आएंगे तो इधर भी आपको 90 डिग्री मिनट मिलेगा। यानी कुल मिला के 180 इसमें डिग्री मिनट यानी ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। 180 यानी 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, इससे हमें जलवायु के बारे में पता चलता है। बच्चों ये जो 0 डिग्री लाइन है ना, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे सूर्य की किरणें चूँकि पृथ्वी पे हमेशा सीधे पड़ती है, तो यहाँ का जो तापमान होता है हमेशा मतलब बहुत जो उच्च दाब होता है, यानी उच्च ताप एवं दाब होता है हमेशा। मतलब सूर्य की किरणें जहाँ पड़ेंगी तो वहाँ कैसा मौसम होगा, उच्च ताप एवं दाब होता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों, इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का मौसम क्या होगा, चूँकि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हिम यानी बर्फ़, जैसे कि आप भारत के उत्तर की तरफ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, और हिमाचल प्रदेश का नाम सुना होगा, उत्तराखंड का नाम सुना होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो बच्चों ये जो पूरा हिस्सा है ना, इतना यहाँ पे मतलब बर्फ़ इतना ज़्यादा गिरती है कि जिसके कारण यहाँ मतलब आपने सुना होगा कि 6-6 महीने सूर्य उगता ही नहीं। 6-6 महीने अगर 6 महीने सूर्य उगता है, 6 महीने डूबता है। यानी जो पृथ्वी का हिस्सा मतलब ऐसे ही इसकी पृथ्वी की बनावट है कि सूर्य यहाँ तक पहुँचने में उसको मतलब उसकी तिरछी किरणें पहुँचती है। तो जिसके कारण ये जो पूरा एरिया है ना, ये ठंडा प्रदेश है, यानी बिल्कुल ठंडा शीत मरुस्थल ऐसी स्थिति होती है, यानी पूरा बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो दोनों तरफ चूँकि इधर बर्फ़ कम है, क्योंकि इधर ये जो आर्कटिक इधर मतलब महासागरों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम है। लेकिन बर्फ़ दोनों आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका का नाम आप लोगों ने सुना, सॉरी आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप जो मतलब एक निर्जन प्रदेश है, निर्जन है प्रदेश है, जहाँ कोई नहीं रहता, यानी बस वहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है। वहाँ पे कोई मानव नहीं रहता, बस कुछ समय के लिए जब वहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है तो लोग जो विश्व के अनेक देश है, जैसे भारत का भी रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ बस रिसर्च किया जाता है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। यानी सारे महाद्वीप पे तो मनुष्य रहते हैं, लेकिन जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। तो अब आप समझिए, यानी जो ये पृथ्वी का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण तो ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं है ना, तो अक्षांश रेखाएं यानी जो ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इससे ऊपर और इससे नीचे की तरफ हमें क्या पता चलता है कि भारत में किस तरह की जलवायु होगी। यानी भारत कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा जिसके भी पास रहेगा तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। यानी बीच से जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों, ये विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, वहाँ की जलवायु भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसी होगी, और विषुवत रेखा के नीचे जब आएंगे यानी साउथ की तरफ भी वैसी ही जलवायु होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे 15 डिग्री मिनट, फिर नीचे भी 15 डिग्री मिनट, फिर 15 से 30, फिर 30 से 45, फिर 45 से 60, 60 से 75, 75 से 85, ऐसे मतलब जो जलवायु 15 डिग्री मिनट के उत्तर में होगी वही जलवायु 15 डिग्री मिनट के साउथ में भी होगी। यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ एक ही जैसी जलवायु। यानी हम अक्षांश रेखाओं से एक विश्व के जलवायु यानी वहाँ का जल, यानी वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का रहन सहन, यानी कहाँ ठंडी होगी कहाँ गर्मी होगी। जैसे कि आप ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, यानी एशिया के जो ऊपर बिल्कुल उत्तर की तरफ है, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे हम कहते हैं अंग्रेज ठंडे प्रदेशों के होते हैं। फिर जैसे जो हमारे भारत का वातावरण होता है बच्चों, वैसे ही बिल्कुल सेम ऑस्ट्रेलिया के देश में, जैसे जब हमारे यहाँ ठंडी गर्मी बरसात है, तो वैसे ही जब आपने सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो वैसे ही यहाँ भी गर्मी और ठंडी होती रहती है।
ठीक है। बस ये क्या है कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वैसे वैसे ऋतुओं बदलती रहती हैं, यानी ऋतु चेंज होती रहती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। यानी अक्षांश रेखाओं से, जिसे हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड जो लाइन है उसके माध्यम से हम ऋतुओं का, जलवायु का ज्ञान करते हैं, इसलिए ये रेखाएं खींची। यानी पृथ्वी पे ऐसी रेखाएं हैं नहीं, लेकिन विश्व के देशों की लोकेशन को, उसके टाइम को देखने के लिए हमने अक्षांश देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाएं मैं आपको दिखा रही हूँ कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा आप समझ गए, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश, फिर 15 डिग्री उत्तर, 15 डिग्री साउथ में, ये दोनों क्या है, यानी जैसे आप 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो वही सेम आपको ये संख्या मिलेगी, यानी डिग्री मिनट, और जैसे ही साउथ की तरफ आएंगे आपको सेम यही संख्या मिलेगी। ठीक है। और जो देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं, आपको दिख रहा होगा। यानी जब ये लाइन जाती है, ये लाइन, तो ये क्या करती है, पूरे विश्व को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। लेकिन एक लाइन ये है बच्चों, ये देखिए, ये एक सीधे इधर से आ रही है। ठीक, इसको हम काट देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है एक लाइन, ये यहाँ भी देखिए 0 डिग्री मिनट लिखा है। ठीक है, यहाँ भी 0 डिग्री मिनट लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये भारत या ये विश्व को फिर 2 भागों में डिवाइड कर रही है। लेकिन किस तरह डिवाइड कर रही है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, यानी पूर्वी और पश्चिमी। यानी ये जो 0 डिग्री मिनट है देशांतर, यानी देशांतर को ही लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। यानी जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये पूरे विश्व को क्या कर रही है, 2 भागों में विभाजित कर रही है। कैसे विभाजित कर रही है, पूर्वी और पश्चिमी, यानी ईस्ट मतलब पूर्वी और वेस्ट मतलब पश्चिमी, यानी ये जो लाइन है 2 भागों में डिवाइड कर दे रही है। तो जो इधर का एरिया हो गया पूर्वी देशों का हो गया, और इधर का एरिया जो हो गया पश्चिमी देशों का हो गया। ठीक है। तो भारत, अब इधर से आप देखेंगे तो भारत कौन से उसमें है, पूर्वी में है या पश्चिमी में, तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत, इधर आप जाएंगे इस 0 डिग्री से, 0 डिग्री देशांतर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ, यानी ये 0 डिग्री लाइन है। जब आप इधर की तरफ आएंगे तो ये पूर्वी देशांतर वाले देश हो जाएंगे, और जब इधर जाएंगे आप तो पश्चिमी देशांतर वाले देश हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं बच्चों, देशांतर रेखाओं से ही हमारे जो देश का टाइम, यानी जो घड़ी का टाइम होता है वो देखा जाता है। यानी इन्हीं देशांतर रेखाओं से एक देश का टाइम निर्धारित किया जाता है, जो समय होता है। यानी जैसे आप 24 घंटे टाइम देखते हैं ना, तो इन्हीं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स लाइन से हमारे समय का ज्ञान होता है। यानी एक देश का टाइम जोन क्या होगा, तो बहुत सारे देश हैं, उसमें बहुत सारे टाइम जोन होते हैं, यानी जो जितना बड़ा देश होगा उतने ज़्यादा टाइम जोन होंगे। लेकिन भारत में केवल एक टाइम जोन है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सा टाइम जोन है। तो भारत में केवल एक टाइम जोन है, यानी पूरे भारत का टाइम उसी टाइम जोन से निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसी से हमें जो देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, उससे हमें अपने समय का ज्ञान होता है। और जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं, उससे हमारे जलवायु, यानी एक देश की जलवायु कैसी होगी, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वो आपको मतलब उससे हम उसको ज्ञात करते हैं। एक देश यानी विश्व के जितने भी देश हैं, 200 से ऊपर देश हो गए हैं, तो उन सभी का कौन देश कहाँ, उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति इन्हीं अक्षांश एवं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन से हम देखते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा, लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लैटिट्यूड यानी ऐसी काल्पनिक रेखा, यानी जो पृथ्वी पे है नहीं। मैंने बताया ना कि पृथ्वी पे ऐसी रेखाएं नहीं है, लेकिन इसको बनाया गया है वैज्ञानिकों ने, जो मतलब कि पूरे विश्व के लोकेशन, उनकी स्थिति को जानने के लिए ये रेखाएं खुद खींची गई, मतलब ऐसे माना गया है। जैसे नहीं आप मैथ में पढ़ते हैं, मान लीजिए, तो माना गया है। और ये जैसे जो लैटिट्यूड है यानी अक्षांश रेखाएं हैं, वो पूरे विश्व को, भारत में कह दे रही हूँ क्योंकि भारत देश बार बार भारत में रहते हैं तो इसलिए भारत का नाम आता है, लेकिन ये हम विश्व का मैप देख रहे हैं। तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं वह है जो पृथ्वी को यानी ग्लोब को क्या करती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ विभाजित करती हैं। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ से 2 भागों में डिवाइड करती हैं।
देखिए ये मैंने खींचा यहाँ से, ये देखिए अभी खींच रही हूँ। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती हैं। देखिए अब चाहे आप पश्चिम से खींच लीजिए और चाहे पूरब से इधर खींच लीजिए, यानी अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरे पृथ्वी को पृथ्वी को नहीं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। और ये क्या करती हैं, इससे हम क्या करते हैं, जलवायु, अक्षांश रेखाएं बहुत सारी हैं लेकिन जो विषुवत रेखा है, हम विषुवत रेखा को देख रहे हैं। यानी विषुवत रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। यानी अक्षांश रेखाएं जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। अक्षांश रेखाएं नहीं, सॉरी, जो अक्षांश रेखाएं वो तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं, जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है, यानी 23.5, यहाँ 30 लिखा है ना, तो इसके नीचे से जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। फिर यहीं पर है जो यहाँ पे है, ये है मकर रेखा, यानी साउथ में मकर रेखा होगा और उत्तर में कर्क रेखा होगा, क्योंकि भारत उत्तर में है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। यानी कर्क रेखा कहाँ होगी, उत्तर में होगी, जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी विश्व को कौन 2 भागों में डिवाइड करता है, इक्वेटर लाइन डिवाइड करती है, लेकिन भारत को कौन 2 भागों में डिवाइड करता है, कर्क रेखा डिवाइड करती है, जो उत्तर की तरफ है। ठीक है, 3 लाइन मैंने खींचा है, ऊपर वाली सबसे कर्क रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन है, और नीचे सबसे नीचे मकर रेखा है। ठीक है, तो ये है, ये हो गई अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जो ये पृथ्वी को पूरब पश्चिम में डिवाइड कर रही है, यानी पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, यानी भारत पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी लोकेशन है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। और पूर्वी गोलार्ध क्यों कहेंगे, चूंकि ये भारत इसमें ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में होगा। जब भी कोई पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और भारत किस देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर, चूंकि ये ईस्ट वाला एरिया है। इधर वाले क्षेत्र जितने भी आएंगे वो ईस्ट के एरिया में आएंगे। तो मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसे अच्छे से अगर अपनी कॉपी में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब इसका मुख्य भाग, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहेंगे, वो चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए हम इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। यानी नीचे से शुरू करेंगे बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, यानी दोनों उत्तर होगा क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हम साउथ में कभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पढ़ेंगे। भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ ही होगा। ठीक है, और इसका देशांतर, जो मैंने अभी देशांतर नहीं बताया था, देशांतर, तो देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। पूर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि भारत का पूरा एरिया पूर्वी देशांतर में आता है। मैंने बताया आपको, ना भारत दक्षिणी गोलार्ध में आता है ना पश्चिमी देशांतर में आता है। इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे डिग्री मिनट तो वो हमेशा उत्तरी अक्षांश में पढ़ेंगे, और जब देशांतर पढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो कर्क रेखा यानी जो 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी मैं नीचे एक भारत का मैप है उसमें समझाऊंगी। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों के विस्तार को ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का मैप है मैं उसमें आपको दिखा दे रही हूँ, जो ये चीज़ें बताया जा रहा है मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगी। देखिए बच्चों, ये भारत का मैप है जो मैं आपको दिखा रही थी। 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ 37 डिग्री 6 मिनट। तो मैं उत्तरी गोलार्ध क्यों कहेंगे, यहाँ तो आपको उत्तर दक्षिण दिख रहा होगा, लेकिन जो भारत मैंने विश्व में देखा था तो किधर था, उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, ये देखिए ये रेखा क्या ही है ना, ये
यानी ये जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वहाँ से हम इसको अपने भूभाग को नापते हैं। जैसे मान लीजिए आप खड़े हो गए, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा ये खड़ा हो गया, तो उसको हम उसके सिर के ऊपर से ही तो नापेंगे पैर तक, किसी दूसरे एरिया को तो नहीं मापेंगे ना कि उसकी लंबाई कितनी, यानी कितना उसका भूभाग है। जैसे आप ही खड़े हो गए तो किसी दूसरे के क्षेत्रफल को तो हम अपना नहीं कहेंगे ना। यही हमारा है कि यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको पता होगा। और जो ये वाला देखिए देशांतरी विस्तार, यानी जो देशांतर के बारे में आप पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड्स लाइन के, तो ये देखिए यहाँ से है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से। ये देखिए इधर होगा, थोड़ा सा ये कट रहा है, मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये कहाँ गया, ये देखिए यहाँ है, यानी ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है यहाँ आपको दिख रहा होगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। यानी भारत का जो विस्तार है विश्व के मैप पर, वो भारत पूर्वी देशांतर में आता है और उसका एरिया उत्तरी, यानी जब देशांतर की बात होगी तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांश की बात होगी, गोलार्ध की बात होगी तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप 97 डिग्री देशांतर और अक्षांश रेखाओं को आप समझ गए होंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि आप भूलेंगे नहीं, तो ये चीज़ है। और बच्चों जो मैं आपको टाइम जोन बता रही थी, देखिए ये टाइम जोन है, ये लाइन जो देखिए ये लाइन ये मानक यामोत्तर लाइन, यानी जिससे हमारा टाइम जोन देखा जाता है बच्चों। और ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री, यही बीचों बीच भारत, मतलब बीचों बीच नहीं, एक तरफ 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहीं से सारे हमारे पूरे भारत का टाइम चलता है। यानी जो हम घड़ी देखते हैं, आप बच्चों यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2.5 घंटे का फ़र्क होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात का, जो ये गुजरात वाला एरिया दिख रहा है, इनके बीच लगभग 2.5 घंटे का अंतर होता है। चूँकि सूर्य पूरब में उगता है और टाइम जोन चूँकि एक है, इसलिए हमारे टाइम जोन में मतलब थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो भारत में मांग चल रही है कि एक और टाइम जोन होना चाहिए, जिससे मतलब जो ये टाइम का अंतर आ रहा है 2.5 घंटे का, वो अंतर ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। चूँकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। और बच्चों जो द्वीप, यानी द्वीप जिसके मतलब कोई एक ये क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है और इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। यानी कोई ऐसा भी भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, यानी कोई उठा हुआ भाग है और ये चारों तरफ इसके पानी है, तो वो क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। जैसे श्रीलंका महाद्वीप, श्रीलंका और देश को देख लीजिए, ये पूरी तरीके से मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। भारत में देखिए बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 250 से अधिक द्वीप हैं। जैसे ये लक्षद्वीप, इसमें छोटे छोटे लगभग 40-50 के करीब द्वीप है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी जो पूरी तरीके से देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। ठीक है, और ये अरब सागर वाला द्वीप समूह है। और क्या था, और आप देखिए ये सारे पड़ोसी देश हैं, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर नेपाल हो गया, उत्तर की तरफ चीन हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और इधर श्रीलंका हो गया। ये क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और इतना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चूँकि अब थोड़ा सा ये जो भारत का मैप है, इसमें राज्य को, भारत के राज्यों को दिखाया गया। चूँकि बच्चों अब वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं तो भारत में राज्यों की संख्या भी चेंज हो गई है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। और जम्मू कश्मीर को बंटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो बच्चों इसलिए राज्यों की संख्या भी चेंज हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश भी चेंज हो गए हैं। तो ये पुराना मैप है, आप चाहें तो उसको मतलब नया वाला भी देखिए, नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये देखिए यहाँ एक और होगा दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, तो इनको भी इंक्लूड करके अब उसको मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। तो अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये भारत का मैप है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और इतना तो समझ में आया होगा आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमने भारत के अक्षांश देशांतर रेखाएं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस देशांतर में स्थित है, तो हमने ये सब चीज़ें देखी। और भारत देखिए ये जो ये लाइन खींची गई है, ये भारत से
पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ भारत की कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी लंबाई। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ज़्यादा, मतलब ये लग रहा है कि लंबा है, कुछ ज़्यादा लंबा दिख रहा है। तो जो भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और जो भारत की पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई है वो 2933। पूरब से पश्चिम मतलब ये देखिए, ये पूरब से पश्चिम ये होगा, पूरब से पश्चिम हो गया और ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये लंबाई देखनी थी। ठीक है, तो इतना आप और ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और ये ग्लोब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मानचित्र महाद्वीप है। अब इतना आप इसे ध्यान से सुनिए, और कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।